तो साथियों नमस्कार, मैं इसमें आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब उस पर आधारित प्रश्न को कराता हूं। किताब आप लोग पढ़े, मैं आपको पढ़ाया, कुछ चीजें मैं छोड़ भी दिया, उन सब सारी चीजों को मैं प्रश्नों के माध्यम से करा दूंगा। जल्दी से स्पीड में बताइए, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल की साहित्यिक पुस्तकें कौन सी हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए यह प्रश्न जो मैं करा रहा हूं, ये आंसर के साथ आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। ये प्रश्न आप हमेशा अपने साथ रखना। ये प्रश्न आने वाले प्रश्न हैं यूपीएससी में, नेट जेआरएफ में, टीजीटी पीजीटी सब में, एमपी में भी। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल की 4 साहित्यिक पुस्तकें कौन मानी है? तो सही आंसर है ए वाला, यानी विजय हमारी की विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिता और कीर्ति पताका। 2 नंबर की बात हम करें, आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर। ये फिल्टर है, यानी 100 प्रश्न में से मैंने ऐसे 20 प्रश्न छांटे जो सबसे ज्यादा आते हैं। यानी 3000 प्रश्नों में से चुन के, कितने 3000 प्रश्नों में से चुन के मैं आपको 500 करा दूंगा। ये 500 पूरे के पूरे ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में आएंगे या आए हैं। तो आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर से किस नाम से प्रकाशित हुआ? आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर का। कैसी वार्ती? मनु सक्सेना, है ना, प्रभाग। तो आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। इसको मैं आप सबको पढ़ा चुका हूं। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखने में किन रचनाओं का सहारा लिया? ये बिल्कुल, पहले दूध होता है, दूध निकाला जाता है, उसे जमाया जाता है, फिर वो दही बनती है, फिर उसको घी निकाला जाता है। मैं डायरेक्ट आपको घी निकाल के दे रहा हूं, सारा प्रोसेस मैं किया हूं। यह जो प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता सिवाय एक आदमी के। वह आदमी आप जानते हैं कौन है? और मेरी होने वाली बीबी। उसके अलावा कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जज भी अपनी बीबी से डरता है। जज निर्णय देने जाता है लेकिन अपनी बीबी का निर्णय जज नहीं कर पाता है, ऐसा मुझसे एक जज ने कहा था। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं, आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल मिश्रबंध विनोद। किसका है? मिश्रबंधु का है, बिल्कुल सही जवाब। हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की है। कविता कौमुदी किसका है? कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार वियोगी हर का। कविता कौमुदी है किसका? कविता कौमुदी तिवारी जी ना, बताओ। अगर मैं 4 नंबर की तरफ बढ़ूं, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। ये इसमें पूरा है, रीतिकाल तक आज निपटा देंगे, रीतिकाल तक आज निपटा देंगे। एकदम तेजी से बढ़िए, फटाफट बढ़िए और संख्या भी बढ़ाइए। जिस प्रकार भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार हमारे क्लास की जनसंख्या बढ़ाइए। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ पार हो गई है। कितना पार हो गई है? तो हमारे क्लास की भी संख्या 1000 पार होनी चाहिए। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, क्या होता है? जगन, हाँ, रत्नाकर, है ना, राम नरेश त्रिपाठी थे, राम नरेश त्रिपाठी। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है साहित्य, यह माना है रामचंद्र शुक्ल ने। और इसी को क्या कहते हैं? विधेयवादी पद्धति। क्या कहते हैं? विधेयवादी पद्धति कहते हैं, विधेयवादी पद्धति कहते हैं। 5 नंबर, महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक अवध को आदिकाल किसने माना है? महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक आदिकाल का समय किसने माना है? महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक। महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक के किसने माना है? तो आपका 5 नंबर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, एकदम सही, है ना। अगर मैं 6 नंबर बात करूं, अगिन जो लागी नीर में कंदी जलिया झार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। ये किसका प्रश्न है साथियों? किसका प्रश्न है? किसका प्रश्न है? किसका प्रश्न है? बताओ। किसका प्रश्न है? कबीरदास की। अगिन जो लागी नीर में, अगिन जो लागी नीर यद पानी में, कंदी जलिया झार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार। सिद्धों का मुख्यतः क्षेत्र क्या था? सिद्धों का मुख्यतः क्षेत्र क्या था? आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए कि सिद्धों का मुख्यतः क्षेत्र क्या था? बिहार से आसाम तक, बिहार से उड़ीसा तक, बिहार से नेपाल तक, बिहार से मध्य प्रदेश तक। जल्दी से बता दीजिए।
बताओ। सिद्धों का मुख्यतः क्षेत्र था, सिद्धों का मुख्यतः क्षेत्र बिहार से आसाम तक था। कहां तक था? बिहार से आसाम तक। यही तो था ना? हाँ या ना? बताओ। बिहार से आसाम तक। अगर मैं 8 नंबर की तरफ बढ़ूं, लुइपा का समय क्या है? लुइपा, लुइपा का समय क्या है? ये पूरे प्रश्न आपको बहुत शानदार है, इसमें चुनिंदा चुनिंदा प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। यानी लुइपा का समय क्या है? लुइपा का समय क्या है? लुइपा का समय क्या है? संवत 830 के आसपास। शुक्ल जी ने क्या माना है? संवत 830 के आसपास। 9 नंबर, काल क्रमानुसार सही मेल आपको बताना है। काल क्रमानुसार सही मेल आपको बताना है कि सरहपा, लुइपा, बिरूपा, कढ़पा, लुइपा, सरहपा, कढ़पा, बिरूपा कौन है काल क्रमानुसार? काल क्रमानुसार सही मेल आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी करा ही रहा हूं, इससे जल्दी जल्दी भी कराऊं। सुधा यादव BHO। सुधा कैसी हो आप? तो सरहपा सबसे पहले हैं, फिर लुइपा है, फिर बिरूपा है, फिर कढ़पा है। यही तो है ना? 690 संवत ये हैं। और लुइपा का समय क्या है बताओ? 880 ना, और ये 900 ना। और कढ़पा का समय कब है? ये भी 900 ना। ये सब संवत है, ये सब क्या है? संवत। 10 नंबर की बात करूं, कालक्रमानुसार मेल बताइए, यानी किसका क्रम सही है। ये ऐसे प्रश्न है, इसे एग्जाम में बिना पढ़े चले गए, है ना? तो फिर समझ लो एग्जामिनर आपसे गुस्सा हो जाएगा, कंप्यूटर आपको देखकर घूरेगा। कालक्रमानुसार सही मेल आपको बताना है। 10 नंबर आपके सामने प्रश्न है। तो सबसे पहले आदिनाथ है, फिर आपके मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर ज्ञानदेव। ये क्रम आपका एकदम सही है, ए वाला। याद रखना इसको और किताब से मिला लेना अगर आपको दिक्कत होगी। 11 नंबर, कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं? यानी कौन से हैं जो नाथ हैं और सिद्धों में भी, यानी कौन से सिद्ध नाथों में भी गिने जाते हैं, या कौन से नाथ हैं जो सिद्धों में भी आते हैं, है ना? तो आपको मैंने बताया था, इसका एक ट्रिक बताया था, अगर आपको याद होगा तो। याद है या नहीं है? मैंने ट्रिक बताई थी नागोचज। नागोचज, नागोचज मतलब नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधरनाथ। यानी पहला आंसर हो जाएगा ए वाला। अगर मैं 12 नंबर की तरफ बढ़ूं, सिद्धों में बहुत से मछुए हुए, चमार हुए, डोम कहार, लकड़हारे, दर्जी बहुत से शूद्र कहलाए, अतः जात पात के खंडन तो आप ही थे। यह कथन किसका है? शुक्ल जी की किताब में है, लेकिन यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और राम कुमार वर्मा। बताओ यह कथन किसका है? 12 नंबर का। 12 नंबर का आंसर अभी तक नहीं आया है गोपी नागोचज। अगर मैं 12 नंबर की बात करूं, आ गया है, किसका नाम है? सोना भारती। तो यह रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है, अपने शुक्ल के मतलब अपने साहित्य के इतिहास में। अगर मैं पूछूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार के काव्यों के आधार पर आदि काल को वीरगाथा काल नाम दिया? किसके आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया? फटाफट बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए। और शुक्ल पर 500 प्रश्न करना है, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे पढ़ा दूंगा। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार के काव्यों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा, अपभ्रंश, संस्कृत देश भाषा काव्य और प्राकृतिक भाषा काव्य। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा।
बताओ। अपभ्रंश काव्य के आधार पर, देशभाषा काव्य के आधार पर शुक्ल ने किस प्रकार के काव्यों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा नाम दिया था? रासो वाला किस में आएगा? सब देश भाषा में आएगा या अपभ्रंश में आएगा? तो अपभ्रंश यानी साहित्यिक पुस्तकें में विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तन कीर्तपता का देश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य में वो आएंगे ना सारी, किसमें? देश भाषा काव्य के आधार पर, है ना। तो उसमें तो 4 ही है ना। पेट मोटा हो रहा है, हाँ प्राची। जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, मेरी एक शादी आई हुई थी, लड़की ऑस्ट्रेलिया में थी, बोल रही थी यू टमी इज आउट ऑफ कवरेज। मैं कहा यस यस, बोले आई विल नॉट मैरी यू। मैं कहा ओके। जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये कथन किसका है? जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये कथन किसका है? 14 नंबर। जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किसका कथन है? जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड किसका है? नाथों का, गोरखनाथ का ना, नाथों का है। और नाथों में कौन है? गोरखनाथ का, हाँ या ना। अगर मैं 15 की बात करूं, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय कहा जाता है बौद्ध को, वज्रयान को और महायान को, नाथों को किसको कहा जाता है? बताओ। अगर आपसे पूछा जाए अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय कहा जाता है, किसे कहा जाता है? 15 नंबर बताइए आप। तो आंसर हो जाएगा किसको? डी वाला हो जाएगा। जिनका डी है उनका सही है, यानी नाथों को कहा जाता है। 16 नंबर बताइए, भू परिक्रमा के रचयिता कौन है? भू परिक्रमा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, विद्यापति, घनानंद और कबीर। भू परिक्रमा के रचयिता कौन है? 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 आपने पढ़ा है इसे और आप जानते भी हैं, पढ़ा भी है और आप जानते भी हैं। भू परिक्रमा विद्यापति की रचना है। किसकी रचना है? 16 का बी हो जाएगा, विद्यापति। अब आप आ जाइए, हम लोग भक्ति काल में चलते हैं। अब किसमें चलते हैं? भक्ति काल में। प्रश्न पढ़िए और आंसर बताइए, प्रश्न पढ़िए और आंसर बताइए। और जो आंसर नहीं बताया, जो न ब्रह्म शर्मान हूं महिमा मिटई अपार। चलिए, वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा ली। शुक्ल जी के कथन के अनुसार बताइए कि वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई, राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही। आपके सामने प्रश्न लौकिक है और इसका आंसर आपको भी लौक के देना है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा? 17 नंबर का सी आंसर आ रहा है, जो कि एकदम करेक्ट है। दोनों ही सही हैं। जब हम शुक्ल को पढ़ रहे थे तो शुक्ल जी ने कहा कि कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम लक्षणा भक्ति को लेकर आगे बढ़ी, और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति को लेकर आगे बढ़ी, लोकहित रंजक वाला, लोकहित रक्षक वाला पीछे छोड़ दी, तभी ये लोक निरपेक्ष हैं। इस वजह से इसमें विलासिता आना स्वाभाविक था। सी हो जाएगा आंसर। 18 नंबर की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। किसी एक के अभाव में वह विकलांग रहता है। अगर कर्म नहीं है उसमें तो वह लूला हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। ज्ञान के बिना वह अंधा हो जाएगा। प्रेम के बिना वह हृदय विहीन और निष्प्राण रहता है। क्या सही है क्या गलत है, इसे आपको बताना है। यही एक प्रश्न आपको क्या बताएगा, यही एक प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है बच्चों, बताइए पट्ट से बता दीजिए। ए सही और आर सही, यानी दोनों सही हैं। यानी क्या है? दोनों ही सही हैं। ए सही और आर सही, दोनों सही ना। 18 के बाद अगर 19 नंबर की बात करूं
वज्र यानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों का उद्देश्य कर्म के उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना नहीं था, बल्कि एक बार के किनारे उसे धकेल देना था। शुक्ल का यह कथन किस प्रकरण में है? 19 नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो किस प्रकरण में है, आप क्या बताएंगे? पट्टे से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। तो हाँ, पीडीएफ मिलेगा और पीडीएफ आपको राही अध्ययन धाम टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चैनल का लिंक आपको पेस्ट कर दिया जाएगा। पंकज एक बार चैनल पेस्ट कर दो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको सामने दिया जा रहा है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, है ना। वज्र यानी सिद्धों नाथपंथी जोगियों को उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना ना था। 19 नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? यह किस प्रकरण में है? यह है प्रकरण 1 में। किसमें? प्रकरण 1 में, शुरुआत में। प्रकरण 1 क्या था? सामान्य परिचय। प्रकरण 2 क्या था? अपभ्रंश वाला। प्रकरण 3 देसी भाषा। प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। अगर मैं 20 नंबर की बात करूं, वैष्णव से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद दिया। इनके वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद मिलता है ना, तो कहीं योगियों की नाड़ी चक्र, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व, कहीं पैगंबरी मोहम्मद की खुदावाद और अहिंसावाद। अतः तात्विक दृष्टि से हम इन्हें पूरे अद्वैतवाद कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? नामदेव, कबीर, ज्ञानदेव और रामानंद। एकदम बढ़िया प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, दिखने में भी बहुत अच्छा प्रश्न है, स्लिम है ना, स्लिम फिट प्रश्न है ये 20 नंबर। यह बातें किसके बारे में? बाबा कबीर दास के बारे में। बाबा कबीर दास के बारे में। 20 नंबर के बाद 21 नंबर आप आइए। प्रेम बंधनान के खंडन मंडन। प्रेम बंधनान के खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को ही स्पर्श करने का प्रयत्न किया। शुक्ल का यह कथन किस धारा के कवियों के लिए कहा गया है? किस धारा के कवियों के लिए कहा गया है? ज्ञानाश्रय, निर्गुण, प्रेमाश्रय, सूफी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, पट्टे से बताइए, जल्दी बताइए। प्रेम बंधन के खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को ही स्पर्श करने का प्रयत्न किया। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? तो आंसर आपका होगा, कमन निकली है प्रश्न की, आंसर आपका 21 नंबर का प्रेमाश्रयी सूफी होगा। प्रेम बंधन के खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को ही स्पर्श करने का प्रयत्न किया। यह सूफियों के लिए कहा है। किसने? अरे ए और बी दोनों नहीं। निर्गुण वाले प्रेम बंधन, अरे तो खंडन मंडन किए उल्लू। निर्गुण वाले तो खंडन मंडन किए ना, ये कह रहे हैं कि प्रेम बंधन के खंडन मंडन की को किनारे कर दिया, खंडन मंडन नहीं लिया, बल्कि मनुष्य के हृदय को ही स्पर्श करने का प्रयत्न किया। तो बी हो जाएगा। सी वालों कैसी बातें करते हो? पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है? एक बार जल्दी से बता दीजिए। पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है? 22 नंबर। पद्मावत को समासोक्त विजय देवनारायण शाही नहीं बल्कि रामचंद्र शुक्ल ने खुद कहा है ना। तुलसी को रूपकों का बादशाह, तुलसी को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तुलसी को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? शुक्ल जी ने, बच्चन जी ने, उदय भान ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? एक बार जल्दी से बताइए। शुक्ल को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? 23 नंबर बताइए। शुक्ल को रूपकों का बादशाह, शुक्ल को रूपकों का बादशाह 23 नंबर शुक्ल जी ने नहीं कहा है, बल्कि बच्चन ने कहा है। बल्कि किसने कहा है? बच्चन ने कहा है। बल्कि किसने कहा है? बच्चन ने कहा है। शुक्ल जी ने रूपकों का बादशाह नहीं कहा है, शुक्ल जी ने समासोक्त कहा है।
और अगर मैं बात करूं और आगे, भक्ति काल का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ, यह कथन किसका है? अगर आपसे पूछा जाए, कि भक्ति काल का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ, तो आप क्या बताएंगे? फट से बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। 24 नंबर। तो यह बात मुक्तिबोध ने कही थी। मैंने आपसे कहा था जनता के दुखों व कष्टों की बात सबसे ज्यादा इन सब में मुक्तिबोध ने की है, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका आंसर सही क्या होगा? मुक्तिबोध होगा। अगर मैं और आगे बढ़ूं 25 नंबर, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही स्वरूप होता जैसा आज है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही स्वरूप होता जैसा आज है। यह आंसर किसका है बताइए? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगर 26 नंबर पूछा जाए कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना की बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड की प्रधानता देने वाले पंडितों के मूल्यों को उन्होंने खरी खरी सुनाई। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? कबीर दाजी के संदर्भ में यह कथन किसका है? मैं किनारे हो जाता हूं, आप सभी लोग बताइए। अब कई लोग बताएंगे शुक्ल, लेकिन ये सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने, यह बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। और ये 1 नंबर आपका कट गया। 1 नंबर प्रश्न आपका कहां चला गया? मेरियाना गर्त में। कहा गया? मेरियाना गर्त में। आपकी भैंस मेरियाना गर्त में गई और आपको भी लेके उसमें कूद गई। मेरियाना गर्त की दीवार पर चिपके हो, एक प्रश्न आपका चला गया। दीवार से उतरोगे कि प्रश्न लोगे, समस्या बड़ी गंभीर है। 27 नंबर, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कहरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ और हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुक्तिबोध। तो भैंस कहां चली गई? मेरियाना गर्त में। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार द्वारा हिंदू और मुसलमान को कहरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। मेरियाना गर्त से भैंस निकालिए और आगे बढ़िए। ये किसने कहा है? रामचंद्रम शुक्लम ने कहा है। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? बोल कर रहे नहीं कर रहे लोग? रामचंद्र शुक्ल। जहां रामचंद्र शुक्ल आ गया वहां सबसे ज्यादा सही होगा। असंगत कथन बताइए। हम रीति काल में प्रवेश कर गए। एक बार चाय समोसा नाश्ता करके जूस पी के आप सभी लोग रीति काल में प्रवेश कर जाइए। कहां प्रवेश कर जाइए? रीति काल में। और अपनी भैंस मेरियाना गर्त में छोड़ दीजिए। कोई आएगा दूसरा, वो निकाल लेगा। दूसरी भैंस पर सवार होकर आप आगे बढ़िए, है ना? तो असंगत कथन आपको बताना है। असंगत कथन आपको बताना है। बताओ भाई। हाँ, उत्तर मध्यकाल को कला काल किसने कहा है? 2 लोगों ने कहा है। उनका नाम क्या है? रमा शंकर शुक्ल रसाल और भागीरथ मिश्र ने। किसने कहा है? खाना खा लो भाई। रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। रमा शंकर शुक्ल रसाल ने, इनका उपनाम रसाल है। और भागीरथ मिश्र ने। किसने? भागीरथ मिश्र ने। ये इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने इसे कला काल कहा है।
उत्तर मध्य को श्रृंगार काल सही है, रीतिकाल शुक्ले और अलंकृत काल मिश्र बंधु ने सही है। ये डी वाला आंसर आपका गलत था और मैंने सही लिख दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है। अगर मैं 29 नंबर की बात करूं, सुमेलित करना है आपको, क्या करना है, सुमेलित। इतने प्रश्न अगर आपने कर लिए तो आपका एग्जाम में डंका बजेगा, आपकी जय जयकार होगी, एग्जामिनर भी आपके नाम की जय जयकार बोलेगा, जय जयकार विद्यार्थी तुम्हारा। एग्जामिनर देगा तुझको सहारा, जय जयकार। बताओ 29 नंबर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं कहूं 29 नंबर का आंसर क्या होगा, तुम क्या कहोगे, तुम हाँ कहोगे ना कहोगे ना कहोगे। क्या हो जाएगा बच्चों, बी वाला 29 कब भी, कैसे, कैसे हो, कैसे हो, कैसे, सब उल्लू है, सब क्या है, उल्लू है ना, सब उल्लू है। देखो कविकुल कल्पतरु जो है ये चिंतामणि की है, तो पहले चिंतामणि यहां हो गए। फिर कवि कल्पद्रुम, ये कल्पद्रुम है, कल्पद्रुम किसकी है, श्रीपत की है, तो बी वहां हो गए। और कविकुल कंठाभरण दूल्हा का है, तो यहाँ 3 हो गए। और काव्य कल्पद्रुम सेनापति कहे, तो यहाँ हो गए, सब लोग गलत कर दिए। कवि कल्पद्रुम अलग है, काव्य कल्पद्रुम अलग है, समझ गए नहीं। तो आंसर क्या हो गया, डी वाला। जिन्होंने डी वाला दिया वो अपना सामान वामान खरीदें, शॉपिंग वॉपिंग करें, शादी की तैयारी करें। और जिनका गलत था कि शादी कैंसिल, बोलो पेंसिल, शादी कैंसिल। 30 नंबर बताइए, 30 नंबर, काव्य विवेक रसराज सुधानिधि और रस रहस्य, तुम्हारा सही था, तो चलो जाओ शॉपिंग करो, फिर जाओ शॉपिंग करो भाई, बाजार जाइए आप लोग। काव्य विवेक, आ तो भैया पंकज किसने खाना बना के दिया तुम्हारे लिए अरे भाई साहब है, अरे भाई साहब कह रहे वही बनाई है, अरे क्या गजब, आज तो स्वाद ही स्वाद मिलेगा। काव्य विवेक रसराज सुधानिधि रस रहस्य। 23 नंबर आप सभी लोग बताइए। 30 नंबर, क्वेश्चन समझ क्यों नहीं आया, हाँ उनको बुलाओ, 1 मिनट गेट खोलना। अरे सुनो, पोछा तो बाद में लग जाएगा, पहले इनसे पूछो खाना बना के किसने दिया, खाना लाए पंकज, खा रहे बैठ के, किसने बना के दिया, पूछ तो लो सही। चलो इसका बताइए, 30 नंबर अगर आपको सुमेलित करना है तो क्या होगा हाँ 30 का डी वाला हो जाएगा। देखो काव्य विवेक ये क्रम होगा, तो काव्य विवेक तो मतिराम यहाँ होगा नहीं, पहले क्या होना चाहिए, चिंतामणि होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिंतामणि होगा, यानी पहले क्या होगा, चिंतामणि होगा। फिर रसराज किसका है, मतिराम का है, तो दूसरे नंबर पे का ये हो गया। फिर सुधानिधि किसका है, तोष कवि का, तीसरे नंबर पे तोष कवि हो गए। और रस रहस्य किसका है, कुलपति का हो गया, तो चौथे नंबर पे ये हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। 30 का क्या हो जाएगा, डी वाला। अगर मैं 31 नंबर की बात करूं, कवियों का सही विकास क्रम, कवियों का सही विकास क्रम आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत सही प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कवियों का सही विकास क्रम आपको बताना है, बताइए कवियों का सही विकास क्रम काल क्रमानुसार बताइए। 31 नंबर, ए हो जाएगा, रहीम सबसे पहले हैं, रहीम सबसे पहले नहीं, ये डी नहीं हो जाएगा,
इसमें सही वाला जो है रहीम सबसे पहले है ना। रहीम कब के हैं? सबसे पहले हैं। रहीम की बात करूं तो कब के हैं रहीम? रहीम सबसे पहले है ना, यही तो हो जाएगा। रहीम पहले हैं। 1553 के आसपास रहीम है, 1553। और चिंतामणि 1609, देव 1673, पद्माकर 1753, यही तो है। बताओ पद्माकर कब के? 1700। फिर प्रताप शाही सबसे लास्ट में। 32 नंबर, कवियों का सही कालानुक्रम बताइए। कवियों का सही कालानुक्रम बताइए। कवियों का सही कालानुक्रम बताइए। केशव, कृपाराम, सेनापति, बिहारी और भूषण। कवियों का सही कालानुक्रम बताइए। कवियों का सही कालानुक्रम बताइए। हाँ या ना? तो इसमें 32 नंबर में क्या हो जाएगा? कृपाराम सबसे पहले, कृपाराम है। आप देखो यहाँ केशव से पहले कृपाराम है, तो कृपाराम 3 जगह है। कृपाराम के बाद केशव, यहां तक ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखो बिहारी, सेना बिहारी की, सेना बिहारी की, किसकी? सेना बिहारी भूषण। यानी आपका क्या हो जाएगा बताओ? कृपा केशव की, सेना बिहारी भूषण। आपका नहीं, गलत हो जाएगा। कृपा केशव की, सेना बिहारी की भूषण, सी वाला हो जाएगा। ये गलत लिखा गया है। ए है ना, ए बी सी और डी, ये सी वाला कृपा केशव सेनापति बिहारी भूषण है ना। नहीं, ये वाला हो जाएगा। कृपाराम फिर केशव है, फिर सेनापति, फिर बिहारी, फिर भूषण। आप देखो मिलाओ। दुकान में कमेंट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, कुछ खाते रहो दुकान में, दुकान से कुछ खाते रहिए आप। ये तो बी और सी सेम ही है वो, कृपा केशव सेना। हो मुझे लगा ये दोनों ही सेम है, यह भी और यह भी, कृपा केशव सेनापति सेनापति। हाँ हो ठीक है, दोनों ही ठीक है। 32 नंबर बी और सी। कवियों का सही कालक्रमानुसार विकास बताइए। 33 नंबर बताइए। हाँ, बी और सी सेम है। हाँ, मुझे लगा वो उल्टा है, एक मुझे लगा एक उल्टा है। कवियों का सही कालानुक्रम बताइए। कवियों का सही कालानुक्रम बताइए। केशव, बिहारी, देव, पद्माकर, उल्लू। केशव सबसे पहले हैं, केशव के बाद बिहारी हैं 1555, देव 16, फिर पद्माकर है। केशव 1555, बिहारी, फिर देव और फिर पद्माकर हो जाएंगे, और कोई नहीं होगा इसमें, है ना। केशव, बिहारी, देव और पद्माकर। समय बताइए। ए हो जाएगा। केशव सबसे पहले हैं, फिर बिहारी हैं, फिर देव है, फिर पद्माकर है। देव 1673 के हैं, बिहारी कब के हैं? 1555। केशव 1555, फिर बिहारी, फिर देव और फिर पद्माकर 1753 ना। तो पद्माकर सबसे लास्ट में हो जाएंगे, तो ए वाला हो जाएगा आंसर। 34 नंबर, रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऐसे फिल्टर प्रश्न है जो लगभग एग्जाम में आने तय हैं। रचनाओं का सही क्रम बताइए आप। रचनाओं का सही क्रम। रसतरंगिणी, रसिक प्रिया, कवित रत्नाकर और काव्य, काव्य निर्णय बताइए। रचनाओं का सही काल क्रमानुसार विकास बताइए। दिव्य सरगम जी बताओ। 34 नंबर। इसमें रसतरंगिणी भानुदत्त की है, 14वीं सदी की है ना। फिर रसिक प्रिया है, किसकी? कवि प्रिया, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया केशव दास की, ए वाला हो जाएगा। रसिक प्रिया किसकी है?
केशवदास की 1591। 1591 कवित्र रत्नाकर सेनापति का, फिर काव्य निर्णय भिखारी दास का, यही तो हो जाएगा ना। 1746 का ये है भिखारी दास वाला, 1746। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ए वाला होगा। 34 नंबर सी नहीं होगा बल्कि ए वाला होगा, है ना, बल्कि क्या होगा, ए वाला होगा। रस तरंगड़ी पहले है भानुदत्त की 14वीं शताब्दी की। किसकी है रस तरंगड़ी? आज मैंने सुबह वाली क्लास में पढ़ाया था, रस तरंगड़ी किसकी है बताओ? रस तरंगड़ी किसकी है? भानुदत्त की है 14वीं शताब्दी की। और आपका प्रश्न गलत हो गया, फिर आपकी भैंस मेरियाना गर्त में डूब गई। निम्नलिखित में से असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। किस चीज से आंख में जलन हो रही बेटा, कुछ हो रहा है क्या? निम्नलिखित में से असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। बिहारी, मतीराम और भूपति ने सतसई की रचना की। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न हैं। बिहारी, मतीराम और भूपति ने सतसई की रचना की। 35 नंबर बताइए, 35 नंबर बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से 35 नंबर बताइए। 35। हाँ, बिहारी, मतीराम, भूपति ने सतसई की रचना की, ठीक है। केशव देव भूषण ने लक्षण ग्रंथ लिखे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ब्रजभाषम काव्य की रचना की, ठीक है। घनानंद ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, क्योंकि घनानंद कैसे कवि थे। अब इसी को एनटीए ऐसे बनाएगा। एनटीए क्या बनाएगा? ऑप्शन ए बनाएगा, 1 2 3 सही है। ऑप्शन बी 2 3 4 सही है। ऑप्शन सी 1 3 4 सही है। ऑप्शन डी 1 2 4 सही है। यही तो बनाएगा एनटीए, ऐसे बनाएगा, बल्कि 5 ऑप्शन दे देगा। तो वैसे भी मैं आपको करा दिया करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप सभी लोग। 35 नंबर के बाद 36 नंबर, यानी उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प आप चुनिए। उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प आप चुनिए। उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प आप चुनिए। चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे, उनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। आखिन मुदिबे, आखिन मुदिबे, मंदिबे नहीं, आखिन मुदिबे के मिसआनी अचानक पीठ उरोज लगावे, कविकुल कंठा भरण नायिका भेद ग्रंथ है। 36 नंबर बताइए, 36 नंबर। बढ़िया प्रश्न है ना। मेरियाना गर्भ में चलेगी भैंस। 36 नंबर। क्या? चिंतामणि ने काव्य के सवंगों पर बिल्कुल लिखा, इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। हाँ, आखिन मुदबे कान किसका है? मतीराम का। मतीराम का। बताओ भाई, विशुद्ध दिखाई पड़ती है। 36 नंबर। बताओ। इसमें एक्चुअली 1 और 2 सही है। देखो, चिंतामणि काव्य के सभी और इनकी विशुद्ध, ये ठीक है। लेकिन आखिन मुदबे ये गलत है और ये गलत है। इसमें ऑप्शन होना चाहिए था ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 1 और 3। ऐसे होना चाहिए था, है ना, ऐसे होना चाहिए था, है ना, ऐसे। आखिन मुदबे को मिसआन अचानक पीठ लगे, मतीराम का कहाँ है? ये मतीराम का नहीं है, चिंतामणि का है। किसका है? चिंतामणि का। मतीराम का ये है ही नहीं ना। आखिन मुदबे को मिसानी मतीराम का नहीं। कविकुल कंठाभरण नायिका भेद ग्रंथ नहीं है, कविकुल कंठाभरण नायिका भेद ग्रंथ नहीं है। तो ये तो गलत हो गया ना आपका।
ये तो गलत हो गया, 1 और 2 बल्ब सही है, ये ऑप्शन ठीक नहीं था। उत्तर बताइए, उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। कवित रत्नाकर भक्ति काल के छंद हैं, बिहारी ने काव्यांग निरूपण किया है, बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, लोगन कवित लीनो खेल कर जानो है, लोगन कवित कीबो खेल कर जानो है ठाकुर है। अब बताइए 37 नंबर, 37 नंबर बताइए देवव्रत, 37 नंबर बताओ। तो कवित रत्नाकर भक्ति भाव के छंद, ये सही है। अब आप देखो, बिहारी ने काव्यांग निरूपण नहीं किया, ये गलत है। तो 2 यहां है, 2 यहां गलत हो जाएगा, 2 यहां है, यहां गलत हो जाएगा, 2 यहां है, यहां गलत हो जाएगा। आपको सीधा सीधा आंसर मिल गया 1, 3 तथा 4। ये भी सही है और यह भी सही है। 38 नंबर प्रश्न बताओ कैसे हैं, उत्तर विकल्पों में से सत्य कथन का निर्धारण करिए। 38 नंबर बताइए, 38। अच्छे प्रश्न है ना। हाँ, रेगुलरिटी टूटने की वजह से थोड़े बच्चे कम हैं, तो आप सभी लोग जो भी मेरी क्लास देख रहे हैं, तो कल आप जरूर लाइव आना। बताओ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने लोग इसको बाद में देखेंगे क्लास, सभी लोग लाइव आना, इससे अच्छा लगता है। और मैं आपको एग्जाम को देखते हुए अच्छे अच्छे चुनिंदा प्रश्न करा रहा हूं, है ना। तो सभी लोग लाइव आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उत्तर 38 नंबर बताइए, 38, 38 नंबर, 38 नंबर बताइए, 38 नंबर। क्या हो जाएगा? एक, 4 तथा 5। देखो, जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है, बिल्कुल सही है जगत विनोद। और अगर मैं बात करूं, रसकेल वल्ली नायिका भेद का लक्षण ग्रंथ है, रसकेल वल्ली नायिका भेद का लक्षण ग्रंथ है। इसमें पूछा जा रहा है सत्य कथन। तो 1, 4 तथा 5, तो रसकेल वल्ली नायिका भेद का नहीं है ना। रसकेल वल्ली किसका है? उर, उजरन बसी है हमारी अखियां, ये मतिराम का नहीं है। बोधा राजापुर जिला बांदा के रहने वाले थे, ठीक है। और आलम प्रेम की दीवानगी कभी है, ठीक है। तो उजरन बसी हमारी अखियां किसकी है, आप बताओ। उजरन बसी है हमारी अखियां किसकी है? उजरन बसी है हमारी अखियां किसकी है? पंक्तियां मैंने रीत काल की कराई है। उजरन बसी है हमारी अखियां किसकी है? मतिराम की नहीं है, किसकी है? उजरन बसी है हमारी अखियां किसकी है? बताओ, ये किसकी है उजरन बसी हमारी अखियां? अनुराधा, और लोग बताओ, प्रियांशु, उजरन बसी हमारी अखियां है किसकी है? अरे यार, उजरन बसी हमारी अखियां, पेज संख्या भी बताया था आपको, दत्तेरे की। चलो इसे कमेंट करके बताना, मैं नहीं बता रहा, एक बार याद करो, मैंने पंक्तियां याद कराई थी आपको। तो पंक्तियों में उजरन बसी हमारी अखियां, मतिराम की, केशव की। बाय भाई, कमेंट करके बताना, मैं नहीं बता रहा। रचना काल के अनुसार रचना का सही विकास क्रम बताइए, है ना। रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, सुधा निधि, रस प्रबोध। 39 नंबर बताइए, 39 नंबर क्या होगा? 39 नंबर क्या होगा? मैं नहीं बता रहा, कमेंट करके बताना है आपको। एक तो ये बताना है उजरन बसी हमारी अखियां किसकी हैं, और दूसरा ये आप देखोगे रसकेल वल्ली कैसा ग्रंथ है और किसका ग्रंथ है। रसकेल वल्ली किसका ग्रंथ है और ये कैसा ग्रंथ है, ये आपको बताना है। बताओ, रचना काल के अनुसार 39 की अगर मैं बात करूं, बताओ।
बताओ। राही श्वेता मुसाफिर, सी। अंगदर्पण जो है वो 1737 की है, मैंने यहां लिख दिया था। रस सारांश मतीराम की 1742 की है। श्रृंगार निर्णय किसकी है? श्रृंगार निर्णय की अगर मैं बात करूं तो किसकी? भिखारी दास की 1750 की है। कब की है? 1750। और कवित्र रत्नाकर किसकी है? सेनापत की है ना। लास्ट प्रश्न आज का 40 नंबर, बताइए जन्मानुसार कवियों का सही विकास क्रम ज्ञात कीजिए। जन्म के अनुसार, है ना, जन्म के अनुसार इनका समय और इनका क्रम, इनका समय भी आपको बताना है ऑफलाइन कमेंट करके। सभी लोग जितने विद्यार्थी देख रहे हैं सबका कमेंट आना चाहिए, कमेंट ऑफलाइन।